एक छोटा 13 साल का बच्चा क्यों घर छोड़ के पेरिस चला जाता है और वहां पे उसके साथ ऐसा क्या होता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। लोगों की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जो एलवी के ट्रंक्स ने सॉल्व की थी। ऐसा उस वक्त क्या हुआ था जिस वजह से एलवी को नाजिस के साथ हाथ मिलाना पड़ा। कौन था जिसकी वजह से पूरी विटॉन फैमिली को बिजनेस से बाहर जाना पड़ा। कैसे एलवी आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना हुआ है और क्यों उनके प्रोडक्ट लाखों और करोड़ों में बिकते हैं। लुई विटॉन का जन्म 1821 में फ्रांस के आंसे नाम के विलेज में होता है। लुई के फादर एक फार्मर थे जिनका नाम जेवे विटॉन और उनके मदर का नाम कोरोने था। अब फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से लुई अपनी पढ़ाई छोड़ उनके फादर को फार्मिंग में मदद करते थे। पर कुछ सालों बाद ईयर था 1831 जब लुई के मदर की डेथ हो जाती है। उस वक्त लुई की उम्र सिर्फ 10 साल की थी और कुछ टाइम बाद उनके फादर दूसरी शादी कर लेते हैं। अब लुई की जो स्टेप मदर थी वो लुई को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। ये सब 3 साल तक सहने के बाद लुई घर छोड़ के निकल जाते हैं। वो वहाँ से पेरिस की तरफ निकल जाते हैं जो आंसे से 450 किलोमीटर दूर होता है। अब उन्होंने सुन रखा था कि वहाँ पे करने के लिए काम बहुत ज़्यादा मिलता है, पर पैसे ना होने की वजह से वो पैदल ही आंसे से पेरिस की तरफ निकल जाते हैं और रास्ते में जहाँ भी जो भी काम मिले वो करते हुए अपने खाने और रहने का इंतज़ाम करते थे। फाइनली ईयर होता है 1837 जब आंसे से निकलने के 2 साल बाद वो पेरिस पहुंच जाते हैं और पेरिस पहुंचते ही पहले वो काम ढूंढने लगते हैं जिससे उनके खाने और रहने का इंतजाम हो। अब उस टाइम पे पेरिस में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा होता है जिस वजह से ट्रेन एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था पब्लिक के लिए और ट्रैवल करते वक्त लोग जो सामान कैरी करते थे उसके लिए उन्हें ट्रंक्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। उसी वक्त जब लुई पेरिस में अपना काम ढूंढ रहे होते हैं तब उनकी मुलाकात मौसिया नाम के आदमी से होती है जो उन्हें उनके वर्कशॉप में ट्रंक बनाने का काम देते हैं। अब कुछ वक्त तक काम करने के बाद लुइस अपने काम में इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं कि उनकी बनाई हुई ट्रंक्स की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि वहाँ पे वर्कशॉप पे आने वाला हर एक कस्टमर लुई से ही अपना बैग बनवाना चाहता था और इस वजह से लुई पेरिस में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। और उसी वक्त ईयर होता है 1852 जब ये सब बातें रॉयल फैमिली तक पहुँचती है और एम्परर नेपोलियन III की वाइफ एम्प्रेस यूजिनी लुई को अपना पर्सनल बॉक्स मेकर बना लेती है। अब लुई के करियर में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एम्प्रेस यूजिनी स्विस कनाल की ओपनिंग के लिए इजिप्ट जाती है। वहाँ पे वो लुई के बनाए हुए ट्रंक्स लेते हुए जाती है। अब वहाँ पे मौजूद रशियन, इजिप्शियन, स्पेनिश सब एलिट्स लुई के इस ट्रंक्स को देखकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं और लुई के लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। कुछ वक्त तक एम्प्रेस यूजिनी के लिए काम करने के बाद लुई 1854 में अपना खुद का वर्कशॉप ओपन करते हैं। पहले से ही लुई का बहुत ज़्यादा नाम फेमस होने की वजह से लुई के लिए एक एडेड एडवांटेज था अपना बिजनेस ग्रो करना। धीरे धीरे लुई अपने ट्रंक्स में माइनर चेंजेस करते हैं जिससे उनकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव होने लगती है। ईयर 1858 होता है जब लुई एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि पुराने राउंड टॉप ट्रंक्स जो थे वो जगह बहुत लेते थे और उन्हें स्टैक करना भी बहुत मुश्किल था, जिस वजह से लुई एक इनोवेशन करते हैं। वो फ्लैट टॉप ट्रंक्स लेके आते हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं अपने कम जगह यूज़ करने की वजह से और इजीली स्टैकेबल होने की वजह से, जिसकी वजह से लुई का बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगता है। सब कुछ लुई के लिए बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। तभी 1870 में फ्रैंको प्रूशियन वॉर शुरू होता है जिस वजह से लुई को सब कुछ छोड़ के रेफ्यूजी कैंप में शिफ्ट होना पड़ता है। अब वॉर खत्म होने के बाद जब लुई वापस आते हैं अपने घर में और वर्कशॉप में देखते हैं कि सब कुछ चोरी हो चुका होता है। ये सब देख के लुई हार नहीं मानते और उनके पास उस वक्त जो भी बचा होता है उसके साथ वो अपने बिजनेस की वापस से शुरुआत करते हैं। अब इस बार वो अपने ट्रंक्स पे रेड और बेज कलर की स्ट्रिप्स ऐड करते हैं जिससे कस्टमर के लिए इजी हो सके उनके ट्रंक्स को आइडेंटिफाई करना, जिस वजह से लुई की ट्रंक्स वापस से मार्केट को डोमिनेट करने लगती है। कुछ टाइम बाद लुई के बेटे जॉर्ज विटॉन बिजनेस ज्वाइन करते हैं। अब आते ही पहला काम वो फ्रांस के बाहर लंदन में स्टोर ओपन करने के लिए लुई को कन्विंस करते हैं। 1880 में लुई अपना लंदन में पहला स्टोर ओपन करते हैं, पर वहाँ पे बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा होता है जिसकी वजह होती है डुप्लीकेट ट्रंक्स। अब वहाँ पे हो ये रहा होता है कि लंदन में एलवी की डुप्लीकेट ट्रंक्स मिल रही होती है जिनकी क्वालिटी बहुत ही साधारण होती थी, जिस वजह से एलवी के ब्रांड को बहुत नुकसान हो रहा था। इन सब चीज़ों से बचने के लिए लुई और जॉर्ज बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं। उनमें से एक होता है यूनिक कॉम्प्लिकेटेड ट्रंक लॉक सिस्टम जिसको वो टम्बलर लॉक कहते थे। अब इस लॉक को ओपन करने के लिए वो उस वक्त के फेमस एस्केप आर्टिस्ट हैरी यूडिनी को बुलाते हैं जो ये चैलेंज एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। अब होता ये था कि उस वक्त ट्रैवल करते वक्त लोगों का सामान ट्रंक्स में से चोरी हो जाता था। लोगों के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो चुका था कि अब ओरिजिनल एलवी के ट्रंक्स कौन से हैं। वो लॉक सिस्टम बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन जाती है। कुछ टाइम बाद 1892 में ब्रेन कैंसर की वजह से लुई की डेथ हो जाती है और बिजनेस की सारी जिम्मेदारी जॉर्ज विटॉन पे आ जाती है। जॉर्ज विटॉन धीरे धीरे अपने अंडर एलवी के ब्रांड को ग्लोबली एक्सपांड करना शुरू करते हैं जिसके लिए वो यूएसए जाते हैं
अब वहां पहुंचते ही उनकी मुलाकात जेपी मॉर्गन से होती है, जो एलवी के यूएसए में पहले क्लाइंट बनते हैं। अब वहां से वापस आते हुए जॉर्ज एक स्टोर के साथ डील करते हैं, जो आगे जाके एलवी के बैग्स को अपने स्टोर से सेल करते हैं। जॉर्ज एलवी के ट्रंक्स के लिए एक यूनिक रिकॉग्निशन चाहते थे, जिससे वो बाकी ट्रंक से अलग दिखे। इसलिए वो मोनोग्राम कैनवास डिजाइन के आइडिया के साथ आते हैं, जो आगे जाके हर ट्रंक पे इस्तेमाल होता है और आज भी एलवी के हर प्रोडक्ट पे इस्तेमाल किया जाता है, जो आगे जाके एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट रिकॉग्निशन स्ट्रेटेजी बनती है। जॉर्ज के अंडर एलवी का बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करने लगता है, पर तभी 1936 में जॉर्ज विटॉन की डेथ होती है और बिजनेस की सारी जिम्मेदारी उनके एक बेटे गैस्टन विटॉन उनके हाथों में जाती है। पर यहाँ सेम टाइम में 1936 में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है और जर्मन पोलैंड के बाद फ्रांस पे अटैक करते हैं। अब वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से होता है कि फ्रांस के मार्केट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और मार्केट भी उनका बहुत ज्यादा डाउन होने लगता है। वॉर की वजह से गैस्टन की बिजनेस की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से गैस्टन नाजिस के साथ हाथ मिला देते हैं और आगे जाके एलवी जर्मन्स के लिए अपने ट्रंक्स बनाने लगती है। ये डिसीजन फ्रांस के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से वो इस चीज का खुल के अपोज करने लगती है। तो इस डिसीजन के लिए एलवी आज भी ये कहती है कि अगर उस वक्त वो डिसीजन नहीं लिया गया होता तो आज एलवी नहीं होती। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका होता है, तब तक फ्रांस का मार्केट पूरी तरह से डाउन हो चुका होता है। ज्यादातर बिजनेस बंद हो चुके होते हैं और जो बचे हुए होते हैं उनकी कंडीशन भी कुछ खास नहीं होती। पर उस वक्त एलवी इकलौता प्रॉफिटेबल ब्रांड स्टैंडिंग था, जिसकी कंडीशन बाकी सब बिजनेस से बहुत अच्छी थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो पेरिस के एक प्रीमियम लोकेशन में अपना नया स्टोर ओपन करते हैं। धीरे धीरे बिजनेस वापस से ग्रो करने लगता है और गैस्टन विटॉन अपने प्रोडक्ट्स में नई वैरायटीज लॉन्च करते हैं, जैसे कि बैग्स, वाइन बॉक्सेस, लेडीज पर्स जैसी और भी कुछ चीजें ऐड होती है, जिसकी वजह से बिजनेस तेजी से ग्रो करने लगता है। पर अब फिर से 1970 में गैस्टन विटॉन की भी डेथ हो जाती है और बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी उनके 3 बच्चों पे जाती है, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी होती है। अब इन तीनों की अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि उनको एलवी के बिजनेस का ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता है, जिस वजह से उनके अंडर एलवी का बिजनेस लॉसेस फेस करने लगता है। अब इसलिए वो तीनों मिलकर एक डिसीजन लेते हैं कि गैस्टन विटॉन की जो छोटी बेटी थी ओडिली विटॉन, उनके हस्बैंड हेनरी रेकमियर के हाथ में वो बिजनेस संभालने के लिए देते हैं। हेनरी फ्रांस में उस वक्त बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। एलवी में आते ही हेनरी कंपनी को ओपन मार्केट में लाते हैं, जिससे कंपनी का ग्राफ वापस से ऊपर आने लगता है। अब कंपनी को प्रॉफिट में लाने के लिए हेनरी कंपनी में वर्टिकल इंटीग्रेशन प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हैं। इससे होता यह है कि कंपनी रॉ मटेरियल लाने से लेके कस्टमर तक फिनिश प्रोडक्ट पहुंचाने का सारा काम खुद ही करती है, जिससे उस वक्त बाकी कंपनी जो 15 to 20% प्रॉफिट के साथ काम कर रही होती है, उसी वक्त लुई विटॉन 40% के प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहा होता है। इसी टाइम पे कुछ बड़ी अमेरिकन कंपनी छोटी कंपनीज को एक्वायर कर रही होती है। इसी बात का डर हेनरी के मन में होता है, इसीलिए हेनरी एलवी को मोटे हेनेसी कंपनी के साथ, जो एक वाइन स्पेशलाइज्ड कंपनी होती है, उसके साथ मर्जर करने का फैसला देते हैं। अब उस वक्त मोटे हेनेसी कंपनी को भी सेम डर होता है एक्वायर होने का। इस सब में एक नई कंपनी फॉर्म होती है जिसका नाम LVMH रखा जाता है। मर्जर के बाद दोनों कंपनीज के मेंबर्स में LVMH कौन चलाएगा, इस बात पे बहुत डिफरेंसेस होने लगते हैं, जिस वजह से दोनों पार्टनर्स अपने अपनी तरफ से एक सीक्रेट पार्टनर्स लाते हैं, जिससे वो कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्ड कर सके और कंपनी अपने हिसाब से चला सके। अपनी तरफ से हेनरी बर्नार्ड आर्नोल्ड को लेके आते हैं, जो पहले तो LVMH में बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और बाद में थोड़ी थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हुए ईयर होता है 1989, जब बर्नार्ड आर्नोल्ड कंपनी में मेजर शेयर होल्डर बनते हैं और कंपनी के चेयरमैन बन जाते हैं। लुई विटॉन कंपनी अब विटॉन फैमिली के हाथ से चली जा चुकी होती है। अब ऐसा पहली बार हो रहा था कि विटॉन फैमिली का मेंबर छोड़ के कोई और ही बिजनेस चला रहा था। बर्नार्ड आर्नोल्ड आगे जाके कंपनी को बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं और एलवी के ज्यादातर कंपटीटर्स को खरीद लेते हैं। LVMH को आज भी बर्नार्ड आर्नोल्ड ही चला रहा है और पिछले 20 साल से वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में अपना नाम बनाए हुए हैं। उनके काम की वजह से एलवी आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा लग्जरी फैशन ब्रांड बन चुका है, जिसकी वजह है कि एलवी आज भी उनके सारे प्रोडक्ट दुनिया में सिर्फ एक ही जगह फ्रांस में मैन्युफैक्चर करती है और उनके सारे प्रोडक्ट हैंडमेड होते हैं और सारे प्रोडक्ट इतने हाई एंड क्वालिटी फैब्रिक मटेरियल और रियल एनिमल लेदर से बनते हैं, जिसकी वजह से उनके सारे प्रोडक्ट्स लाखों और करोड़ों में बिकते हैं, जिसकी वजह से आज एलवी कंपनी की वैल्यूएशन 2024 के हिसाब से $130 बिलियन है। एक छोटा सा 13 साल का बच्चा जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आगे जाके उसकी बनाई हुई कंपनी एलवी दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी ब्रांड बन जाएगी।